नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जेपीएससी के लिए स्पेशल रूप से इस प्रोग्राम में टू द पॉइंट के लिए हमारा विषय है भूइंहरी और उससे संबंधित कानून। तो आइए हम लोग भूइंहरी को पहले समझते हैं, उसके बाद उससे जुड़े कानून जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में दर्ज है या उससे पूर्व के कानूनों में है, उसके बारे में जानेंगे। तो टू द पॉइंट के इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक रहा भूइंहरी और उससे संबंधित कानून। आइए देखते हैं। सबसे पहले भूइंयर कौन है? आखिर भूइंयर किन्हें कहा जाता है? भूइंयर शब्द को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि भूइंहरी भूमि के संबंध में कुछ प्रावधानों का समावेश छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किया गया है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो एस.सी. रॉय ने अपनी पुस्तक द उरांव ऑफ छोटानागपुर में भूइंयर शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसके अनुसार छोटानागपुर के पठार में उरांव के आगमन के बाद गांवों का भी निर्माण शुरू हुआ। ये उरांव परिवार के लोग प्रारंभ में जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार किए, साथ ही साथ रहने के लिए घरों का भी निर्माण किया। गांवों के ये संस्थापक परिवार जो जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार किए, इन्हीं संस्थापक परिवारों को भूइंयर के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा खेती योग्य तैयार किए गए भूमि को भूइंहरी भूमि कहते हैं। भूइंहरी भूमि सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची एवं लातेहार आदि जिलों में उरांव समुदाय के बीच पाया जाता है। 1910 में रांची जिला सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,37,848.01 एकड़ भूमि भूइंहरी जमीन के तौर पर दर्ज की गई थी। आगे चलकर इस भूइंहरी भूमि के रूपों या प्रकृति में बंटवारा भी होता है। आइए उसे भी देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये परिवार, उरांव परिवार, सामूहिक खेती कार्य किया करते थे, लेकिन कालांतर में इसी भूमि को परिवार के बीच बांटकर खेती करने की प्रथा प्रचलित हुई। इस कारण भूइंहरी भूमि का वर्गीकरण दो भागों में हो गया। पहला बकास्त भूइंहरी और दूसरा जो विशेष भूइंहरी के अंतर्गत में आता है। तो पहले बकास्त भूइंहरी। भूइंहरी भूमि का वो भाग जो भूइंहरी परिवार के व्यक्तिगत अधिकार में रहा, उसे बकास्त भूइंहरी के नाम से जाना गया। लेकिन इसके अतिरिक्त भूइंहर भूमि का वो विशेष भाग जो भूइंहरी खूंट की पूजा या गांव के भूत की पूजा के लिए उपयोग में लाया गया, उनको कई नामों से जाना जाता है। ये विशेष भूइंहरी जमीनें हैं। मिस्टर टेलर ने रांची जिला सर्वे रिपोर्ट 1935 में भूइंहरी भूमि को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला भूइंहरी पहनई, दूसरा भूइंहरी महतवई, तीसरा भूइंहरी डाली कटारी, चौथा भूइंहरी भूतखेता, पांचवा भूइंहरी पनभरा, छठा भूइंहरी मुंडई। अंग्रेजों और साथ में जमींदारों के आगमन के बाद भूइंहरदारों को भी साधारण रैयत के रूप में समझा जाने लगा और उन पर भी लगान लगाने की प्रथा शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारों और भूइंहरदारों के बीच विवाद बढ़ गया। इन विवादों को सुलझाने के लिए 1869 में एक्ट 11 पास किया गया। इसके अंतर्गत विशेष आयुक्त रखालदास हल्दर की नियुक्ति की गई और भूइंहरदारों की भूमि का सर्वे किया गया। यह सर्वे 1 अप्रैल 1869 में बाबू रखालदास हल्दर के देखरेख में आरंभ किया गया। ये सर्वे रांची जिला के 2482 गांवों में किया गया। इस सर्वे को भूइंहरी सर्वे या रखाल सर्वे के नाम से भी जाना जाता है। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से यह सर्वे अत्यंत प्रभावी और सटीक था। इस सर्वे में भूइंहरदारों की भूमि के साथ साथ
जमींदारों द्वारा धारित विशेष संरक्षित भूमि का भी सर्वे किया गया था, लेकिन मुंडारी खुटकट्टी का सर्वे इसके अंतर्गत नहीं था। 1902 से 1910 के बीच में कैडस्ट्रल सर्वे में भुईहरी भूमि का खेवट तैयार किया गया, जो 1869 के सर्वे के आधार पर तैयार किए गए रजिस्टर पर आधारित था। भुईहरी के संबंध में एक विशेष बात यह थी कि भुईहरी भूमि जब तक भुईहर परिवारों के आधिपत्य में रहा तभी तक उसे भुईहरी माना गया। ज्यों ही ये भूमि उनके हाथों से निकल गई, वह भूमि का अस्तित्व भुईहरी नहीं रहा। उसे जमींदार की बकास्त भूमि समझी गई। आइए अब देखते हैं भुईहरी भूमि के संबंध में कानूनी प्रावधानों को। कई सर्वे में देखा गया कि भुईहरी भूमि का अंतरण अर्थात हस्तांतरण काफ़ी मात्रा में हुआ। ये दो प्रकारों से हुआ है। पहला, एक भुईहरी परिवार के दूसरे खूंट के भुईहरी परिवार के बीच का अंतरण, और दूसरा भुईहरी से गैर भुईहरदार के बीच का अंतरण अर्थात हस्तांतरण। प्रारंभ में ऐसे दोनों ही हस्तांतरण को गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन रिविजनल सर्वे के दौरान भुईहर परिवार से दूसरे खूंट के भुईहर परिवार के बीच के हस्तांतरण को वैध मानते हुए खेवट का निर्माण किया गया, जबकि भुईहरी से गैर भुईहरदार के बीच के हस्तांतरण को अवैध मानते हुए बेआयामी व कब्जे की प्रविष्टि कॉलम में की गई। 1 जनवरी 1908 के पूर्व भुईहरी भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। बाबू रखाल दास हल्दर के देखरेख में जो भुईहरी रजिस्टर तैयार की गई थी, उसे एक्ट 1 ऑफ 1869 में मान्यता प्राप्त नहीं थी। न ही इस अधिनियम के अंतर्गत भुईहरी शब्द को परिभाषित किया गया था, अर्थात रखाल दास सर्वे या भुईहरी सर्वे में भुईहरी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप 1869 से लेकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व तक भुईहरी भूमि की नीलामी एवं खरीद बिक्री होती रही। पहली बार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 47 एवं 48 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक प्रावधान लाए गए। इन प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं कि वह भुईहरी भूमि न्यायिक आदेश के आलोक में नीलाम करने का आदेश जारी कर सके। इसी कानून के धारा 48B के अंतर्गत ये प्रावधान लाया गया कि यदि भुईहरी परिवार का कोई व्यक्ति भुईहरी भूमि या उसके किसी टुकड़े का हस्तांतरण लीज द्वारा करता है, तो वैसे लीजधारी को भुईहरी भूमि पर कायमी हक प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसमें दखल नहीं कर सकता है। 1938 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत व्यापक संशोधन किए गए। 1938 के संशोधन अधिनियम की धारा 11 के द्वारा धारा 48 के प्रावधानों को संपूर्ण रूप से बदल दिया गया और इस संशोधित प्रावधानों के उपधारा 4 के अंतर्गत भुईहरी भूमि को वापस करने का अधिकार उपायुक्त को दिया गया। कोई भी भूईहरदार जिसकी भूमि प्रावधानों के प्रतिकूल अंतरित की गई है, अर्थात गैर कानूनी रूप से किसी ने कब्जा किया है, तो वो 12 वर्ष के अंदर उपायुक्त के न्यायालय में भूमि वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। उपायुक्त सुनवाई के पश्चात भूमि वापसी पर आदेश पारित कर सकता है। 1977 में माननीय उच्च न्यायालय के प्रकाशित फैसले हरकसाव बनाम तूखन पाहन के फैसले में ये व्यवस्था दी गई कि भुईहरी भूमि की वापसी धारा 71A के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। इस आदेश के बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में 1986 में संशोधन किया गया और भुईहरी भूमि के भू वापसी का भी प्रावधान धारा 71 के अंतर्गत लाया गया।
भुईहरी भूमि की एक विशेष विशेषता यह है कि यह उत्तराधिकार में हमेशा पुरुष उत्तराधिकार की ओर जाता है। भुईहरी भूमि किसी भी परिस्थिति में लड़की उत्तराधिकार की ओर नहीं जाएगा, चाहे उस लड़की के पति को अंतिम भुईहरदार के द्वारा घर दामाद ही क्यों न बनाया गया हो, अर्थात घर दामाद को भुईहरी भूमि उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। भुईहरी भूमि हमेशा भुईहरी खूंट के नज़दीकी भैयाद में मिल जाएगी। उरांव परंपरा के अनुसार ऐसी मान्यताओं का कारण यह है कि भुईहरी खूंट से पड़ने वाले भूतों की पूजा केवल भुईहर खूंट के पुरुष ही कर सकते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत भुईहरदारों को सेटल्ड रैयत भी कहा गया है। एक ही समय में भुईहरदार किसी गांव विशेष में रैयत और भुईहरदार दोनों का अस्तित्व रख सकते हैं। इसकी व्याख्या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 के आलोक में भी की जानी चाहिए। भुईहर भूमि के भूमि वापसी के प्रावधान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48(4) के अंतर्गत अवैध रूप से हस्तांतरित भुईहरी भूमि या उसके भूखंड को वापस करने का प्रावधान है। यह शक्ति उपायुक्त को है और 12 वर्ष के अंतर्गत भुईहरदार को अपनी भूमि के वापसी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत भुईहरदारों को मध्यवर्ती या जागीर होल्डर के श्रेणी में रखा गया है, जबकि धारा 71 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रैयत के भूमि वापसी का प्रावधान है। दूसरी ओर बिहार भू सुधार अधिनियम 1950 की धारा 2Q के अंतर्गत भुईहरी जमींदारी सरकार के अंतर्गत निहित नहीं हुई है। छोटानागपुर में बाहर से आए लोगों को भुईहरी भूमि के सामाजिक एवं धार्मिक महत्व का ज्ञान नहीं है। इसे लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं और अंततः भुईहरी भूमि शहरीकरण के चपेट में आकर अपना अस्तित्व खोती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्थापित परंपराओं के मूल्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता वर्तमान में बहुत अधिक है। धन्यवाद।